अरे दोस्तों आइए सीखते हैं 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए हैं साइंस के ऑब्जेक्टिव को। क्या आप 2026 में साइंस में अच्छा से सवाल बनाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए 1 से लेकर 40 तक। यकीन जानिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बन जाएगा। दोस्तों इस तरह से 1 से लेकर और 40 तक सवाल है। आप क्या कीजिए, इत्मीनान से रुक कर और ठहर कर देखिए, ताकि 2026 के साइंस के जब सवाल आप बनाए ना तो एक भी सवाल आपसे छूट नहीं पाए। अगर आपको बेहतर नंबर लाना है तो, और बेहतर नंबर लाना है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को मत देखिए और आगे बढ़ जाइए। तो दोस्तों 1 से 40 तक देखना भी है और समझना भी है और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना है, और पसंद आए तो कमेंट और लाइक भी करना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यह क्या दिया है, ये सेट F है और प्रश्न संख्या 1 है। क्या दिया है दोस्तों, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4, डी में दिया है 5। तो क्या है, ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, तो ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं, इसलिए 1 का हो जाएगा आंसर 2। आपको कमेंट करके बताना है कि ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। मीथेन के अणु का आकार होता है। ए में दिया है एक रेखीय, बी में दिया है वलयाकार, सी में दिया है समचतुष्फलकीय, डी में दिया है अष्टफलकीय। तो क्या है दोस्तों, मीथेन है ना, तो इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार होता है समचतुष्फलकीय होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो 2 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। ए में क्या दिया है 1, बी में क्या दिया है 2, सी में क्या दिया है 3, डी में क्या दिया है 4। तो कार्बन है ना, इसकी संयोजक कितना होता है, तो 4 होता है, इसीलिए 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 4 को देखिए। निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ए में दिया है एल्केन, बी में दिया है एल्कीन, सी में दिया है एल्काइन और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो यौगिक बनता है ना, वो हाइड्रोकार्बन होता है। और हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आता है। आपको कमेंट करके बताना है एल्कीन का सूत्र क्या होता है और एल्केन और एल्काइन का भी सूत्र क्या होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसलिए आंसर हो जाएगा एल्केन। 4 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 5वां सवाल क्या कहता है, एथिलीन का IUPAC नाम है। ए में क्या दिया है एथेन, बी में क्या दिया है एथाइन, सी में क्या दिया है एथीन, डी में क्या दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एथिलीन ना पूछ रहा है, तो इसका IUPAC नाम क्या होता है, तो एथीन होता है, मतलब 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये सेट F का 6ठा सवाल है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी। ए में दिया है ऑक्सीजन को सही स्थान नहीं देना, बी में दिया है Cl क्लोरीन को उचित स्थान न देना, सी में दिया है हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है दोस्तों, ये मेंडलीफ के आवर्त सारणी से सवाल है और क्या पूछा है, उसमें कमी क्या है, खूबी नहीं पूछा है, कमी क्या है। तो कमी क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7वां सवाल क्या कहता है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ए में क्या दिया है मेंडलीफ, बी में क्या दिया है न्यूलैंड्स, सी में क्या दिया है लोथरमेयर और डी में क्या दिया है डोब्राइनर। क्या है सवाल, आप ध्यान दीजिए। अष्टक का नियम पूछ रहा है कि जो अष्टक का नियम है ना, ये किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर बी, अष्टक का प्रतिपादन किसने किया है, न्यूलैंड्स ने। आइए 8वां सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होता है। ए में क्या दिया है SO2, बी में क्या दिया है Na2O, सी में क्या दिया है Al2O3, डी में क्या दिया है Na2। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों, सबसे अधिक यौगिक है और सबसे अधिक क्षारकीय कौन सा होगा। आपको बताना है अम्ल और क्षारक कि अम्ल का pH मान कितना होता है और क्षारक का pH मान कितना से कितना होता है। आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो 8वां क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड Na2O। 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9वां सवाल, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कौन सा संयंत्र दोस्तों,
नाभिकीय विद्युत संयंत्र है? किस राज्य में है? ए में दिया है कर्नाटक, बी में दिया है तमिलनाडु, सी में दिया है उत्तर प्रदेश, डी में दिया है गुजरात। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो कल्पक्कम नाभिकीय संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। आइए 10वां सवाल, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है? ए में दिया है एथेन, बी में दिया है प्रोपेन, सी में दिया है ब्यूटेन और डी में दिया है मीथेन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो एथेन नहीं है, प्रोपेन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्यूटेन। तो 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब जो घरेलू गैस होता है ना, उसका प्रमुख अवयव कौन है? तो ब्यूटेन होता है। और ब्यूटेन का सूत्र क्या है? कमेंट करके आप हमें बताइए। 11वां सवाल है, क्या कहता है? ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है। ए में क्या दिया है? गोबर गैस तथा जय मात्रा। बी में क्या दिया है? कोयला तथा पेट्रोलियम। सी में क्या दिया है? जय मात्रा तथा पेट्रोलियम। डी में क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है? अनवीकरणीय। दोस्तों ऊर्जा के जो स्रोत है ना, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है नवीकरणीय स्रोत और दूसरा होता है अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत कौन सा होता है? तो आप अच्छे से जानते हैं, जो ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकता है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया। तो ये सब क्या है? कभी समाप्त नहीं होगा। और क्या है? अनवीकरणीय, जो एक न एक दिन क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब का सब क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो आप समझ गए होंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहेंगे और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं। जो समाप्त नहीं हो सकता है वो हो गया नवीकरणीय, जो समाप्त हो जाएगा वो क्या होगा? अनवीकरणीय। तो आइए यहां देखते हैं किसकी पहचान करना है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का, मतलब जो खत्म हो जाए। तो ए में क्या दिया है? गोबर गैस तथा जय मात्रा। और बी में देखिए क्या दिया है? कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला क्या है? कोयला का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन खत्म हो जाएगा, और पेट्रोलियम भी क्या एक दिन खत्म हो सकता है। इसलिए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोयला तथा पेट्रोलियम। तो क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 12वां सवाल को देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए में क्या दिया है? संयोजन, बी में क्या दिया है? अपचयन, सी में क्या दिया है? ऊष्माशोषी और डी में क्या दिया है? उपचयन। तो यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों? श्वसन के बारे में कह रहा है। और क्या है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जो हम सांस लेते हैं ना, तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और छोड़ते कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो सांस का लेना मतलब ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो क्या होता है? ऑक्सीजन जुट रहा है। तो क्या है? जो ऑक्सीजन जुड़ता है ना और हाइड्रोजन हटता है, तो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इसलिए श्वसन कैसा अभिक्रिया होगा? तो उपचयन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया। 12 का क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। आइए 13वां सवाल में, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ए में क्या दिया है? कार्बनिक, बी में क्या दिया है? सहसंयोजी, सी में क्या दिया है? वैद्युत संयोजी, डी में क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। सवाल ध्यान से पढ़िए। सवाल कह रहा है इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। उससे क्या बनता है? यौगिक। तो दोस्तों यौगिक जो है ना, 2 तरह से बनता है। एक तो बनता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, और दूसरा क्या बनता है? कंप्लीट स्थानांतरण से। मतलब इसमें का इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा। तो क्या है यहाँ दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट स्थानांतरण होगा ना, तो क्या बनाएगा? वैद्युत संयोजी बनाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 13वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? वैद्युत संयोजी। अगर साझेदारी रहता तो क्या होता? सहसंयोजी। साझेदारी क्या होगा दोस्तों? सहसंयोजी होगा। आइए 14वां सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? क्या है दोस्तों? ए में दिया है H2 प्लस I2, क्या बन रहा है? तो HI बन रहा है। बी में क्या दिया है? NH4CHO, क्या बनता है? तो H2NCO NH2 बनाता है। सी में क्या दिया है दोस्तों? NaOH, और HCl से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनाता है? NaCl प्लस H2O जल बनाता है। और डी में क्या दिया है? 2KClO3, और ये क्या है? KCl प्लस 3O2। आप ध्यान दीजिए, अपघटन, अपघटन का मतलब क्या हो गया? तो अपघटन कहते हैं वियोजन को। किसको कहते हैं? वियोजन। और वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। मतलब क्या है?
एक यौगिक टूटता है और टूट के दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है। तो यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, टूट रहा है, ये जुट रहा है। तो कौन सा प्रक्रिया होगा, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यहाँ भी क्या है, जुट रहा है, तो कौन सा प्रक्रिया होगा, आप यहाँ बता सकते हैं। यहाँ क्या है, न टूटता है और न जुड़ता है। लेकिन ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर डी में ये क्या है, KClO3 टूट के क्या बनाता है दोस्तों, KCl+3O2 बनाता है। इसका मतलब क्या है, यह टूटा है और टूट के यह दो यौगिक दिया है। तो टूट गया, तो टूटा मतलब क्या हो गया, वियोजन हुआ, और वियोजन का ही नाम क्या है, अपघटन। इसलिए 14वां क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों 15वां सवाल है, निम्नलिखित में किस में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ए में क्या दिया है, संतरा, बी में क्या दिया है, इमली, सी में क्या दिया है, टमाटर, डी में क्या दिया है, सिरका। क्या पूछ रहा है, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इमली में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि संतरा में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल है और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आइए 16वां सवाल देखते हैं। 16वां सवाल क्या कहता है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। ए में दिया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बी में दिया है कैल्शियम क्लोराइड, सी में दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, डी में दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा चूना है दोस्तों, बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कमेंट कीजिए कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कमेंट करके हमें बताइए। तो 16 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 17वां सवाल में देखते हैं, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। ए में दिया है समूह 8 का, बी में दिया है समूह 1 का, सी में दिया है समूह 2 का और डी में दिया है अधातु तत्वों का। तो किसका है दोस्तों, किसमें, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, अधातु नहीं है बल्कि क्या है, धातु है। और आवर्त सारणी कहाँ रहता है, तो समूह 2 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए 18वां सवाल को देखते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। ए में दिया है 12, बी में दिया है 9, सी में दिया है 8 और डी में दिया है 7। तो कहाँ का सवाल है, आवर्त सारणी का सवाल है। और क्या पूछ रहा है, आवर्त। तो मॉडर्न आवर्त सारणी में आवर्त संख्या कितना है, 7 है। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 18 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको बताना है कि मॉडर्न आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितना है, कमेंट करके बताइए। आइए 19वां सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जल सृजन की प्राचीन विधि नहीं है। कौन सा है, ए में दिया है कट्टा, बी में दिया है कुल्ह, डी में दिया है डॉगवेल, डी में दिया है इरिस। तो यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। ध्यान दीजिए, नहीं है। तो कौन सा प्राचीन विधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डॉगवेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉगवेल क्या है, प्राचीन विधि नहीं है, यह नया है। तो दोस्तों 20वां सवाल है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। ए में क्या दिया है, बिजली उत्पादन, बी में क्या दिया है, भूमि सिंचाई, सी में क्या दिया है, जल आपूर्ति, डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। सवाल क्या है, टिहरी बांध का, और कह रहा है उद्देश्य। तो दोस्तों दुनिया में कोई भी जब बांध बनाया जाता है ना, तो उसका कुछ मकसद होता है, कुछ उद्देश्य होता है कि उस बांध से क्या क्या करना है। तो क्या किया जाता है, तो पहला मकसद क्या होता है दोस्तों, बिजली का उत्पादन। सोचता है क्या कि जब बांध बन जाएगा तो पानी बहुत सारा जमा हो जाएगा ना, तो वहाँ क्या करेंगे, बिजली का उत्पादन करेंगे। भूमि सिंचाई, जब बांध बन जाता है ना दोस्तों, तो वहाँ से पानी निकाल के खेतों में भी ले जाया जाता है, तो क्या होगा, भूमि का सिंचाई भी होगा। और फिर क्या है, जल आपूर्ति, और जहाँ जल की कमी है वहाँ क्या किया जाता है, जल की आपूर्ति किया जाता है। तो ये भी होता है, मतलब टिहरी बांध का उद्देश्य क्या है, बिजली उत्पादन भी है, भूमि सिंचाई और जल की आपूर्ति। ए बी सी तीनों है, इसलिए क्या होगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। 21 क्या कहता है, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। ए में दिया है पुनः उपयोग, बी में दिया है पुनः चक्रण, सी में दिया है कमी और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अपशिष्ट प्रबंधन मतलब जो कचरा होता है ना, कचरा
निकलेगा ही। घर में, आसपास में, गांव समाज में हम कुछ भी करते हैं ना तो कचरा निकलता है, हमारे शरीर से भी, हमारे घर से भी, और हर जगह कचरा है। तो कचरा का निष्पादन कैसे करना है, तो वो 3 तरीका है। क्या दिया है दोस्तों? पहला ए में क्या दिया है? पुनः उपयोग। मतलब क्या हो गया कि हम कोई सामान लिए हैं ना तो उसका अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या है, बाद में भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक ही सामान का बार बार उपयोग करते हैं, तो ये भी क्या है? पुनः उपयोग। ये भी सही है। पुनः चक्रण मतलब क्या है कि कोई सामान खराब हो जाता है तो दोबारा क्या होता है, फैक्ट्री में जाता है, फिर वो रिसाइकिल होता है और फिर क्या होता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो पुनः चक्रण भी सही है। तीसरा क्या है? कमी। हम क्या है, हर सामान को बहुत अच्छे से एहतियात से इस्तेमाल करते हैं ताकि कचरा कम से कम हो। तो ये क्या है? कमी भी है। क्या हो जाएगा? तो अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा पुनः उपयोग भी है, पुनः चक्रण भी है और कमी भी है। मतलब ए बी सी तीनों सही है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 21 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए सवाल नंबर 22वां में, निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? ए में क्या दिया है? कोयला, बी में क्या दिया है? वन, सी में क्या दिया है? पेट्रोलियम, और डी में क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। तो क्या खोजना है? नवीकरणीय मतलब जो समाप्त कभी नहीं हो, क्योंकि जो समाप्त हो जाएगा वो होगा अनवीकरणीय और जो समाप्त कभी नहीं होगा वो क्या होगा? नवीकरणीय। तो आइए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। कोयला, कोयला क्या है? अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए कैसा है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। वन, पेड़ पौधा। दोस्तों बहुत बड़ा जंगल होता है और क्या करता है, जब बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगता है ना तो उसको क्या किया जाता है? काट के हटा दिया जाता है, जिससे पर्यावरण पे भी क्या है? प्रदूषण पे फर्क पड़ता है। इसलिए बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाने के चक्कर में जब हम वन को खूब कटाई करेंगे ना तो एक दिन पेड़ पौधा भी क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये भी क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोल, हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पेट्रोल भी एक न एक दिन खत्म होने वाला संसाधन है, इसलिए क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। तो तीनों के क्या है? अनवीकरणीय। खोजना क्या है? नवीकरणीय। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कोई नहीं। आइए सवाल नंबर 23 में क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? ए में क्या दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड, बी में क्या दिया है? हाइड्रोजन सल्फाइड, सी में क्या दिया है? जलवाष्प, डी में क्या दिया है? मेथेन। तो किसका घटक पूछ रहा है? बायोगैस का। तो बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी मेथेन होता है। तो मेथेन का सूत्र क्या है? आप कमेंट करके बताइए कि मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो 23 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया, मेथेन हो गया। तो दोस्तों आइए सवाल नंबर 24 में, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ए में दिया है कम भोजन खाने से, बी में दिया है सामान्य भोजन खाने से, और सी में दिया है लंबे समय तक भूखे रहने से, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ ध्यान दीजिए, पेप्टिक अल्सर पूछ रहा है तो ये क्या है? कुछ यूट्यूब चैनल पे जो है ना ऑप्शन गलत बताया गया है। आप भारतीय उन्हें किताब उठाइए और वहां क्या है? पहला चैप्टर जो पोषण है उसमें जाइए, ये अंदर का सवाल दिया गया है। क्या है उसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लंबे समय तक भूखे रहने से। ऑप्शन नंबर सी होगा। 24 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। पेप्टिक अल्सर हो सकता है कब? लंबे समय तक भूखे रहने से। ये सही आंसर है, लेकिन कुछ चैनल पे क्या है कि गलत ऑप्शन डाला गया है। वो ऑप्शन क्या बता रहे हैं? भोजन खाने से, जो कि ये गलत आंसर है। 24 से क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ये कहाँ मिलेगा आपको? तो भारतीय भवन में जाइए और पोषण का जो चैप्टर है उसके बीच में दिया गया, ध्यान से पढ़िए, वहां दिया गया है कि लंबे समय तक भूखे रहने से क्या हो सकता है? तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है। आइए 25वां सवाल में, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों 26वां सवाल है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ए में दिया है किसी भी दिशा में, बी में दिया है तिरछी रेखा में, सी में दिया है सीधी रेखा में, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछ रहा है? प्रकाश की किरणें। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण होता है ना वो सीधी रेखा में गमन करता है। तो किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में दिया है सीधी रेखा में। तो क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है दोस्तों? प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। आइए 27वां सवाल को देखते हैं, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? ए में दिया है अपसारी, बी में दिया है अभिसारी, सी में दिया है अभिसारी तथा अपसारी दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा दर्पण है दोस्तों? तो यह दर्पण है अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण भी होता है, क्योंकि यह परावर्तित किरणों को एक ही बिंदु पे अभिसरित कर देता है,
इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो 27 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि दाढ़ी जो बनाते हैं ना, तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, 1 नंबर में पूछता भी है। आइए देखते हैं किससे, सवाल नंबर 28 को। कार के हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए में दिया है उत्तल दर्पण, बी में दिया है अवतल दर्पण, सी में दिया है समतल दर्पण, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ दोस्तों, तो कार के हेडलाइट में। तो कार हो या क्या हो, ट्रक हो या कोई भी गाड़ी हो, अगर हेडलाइट आ गया तो किस दर्पण का इस्तेमाल होगा, तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। इसलिए 28 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब कार हो या ट्रक हो या कोई भी वाहन हो, सबके जो हेडलाइट होता है ना, साइड मिरर, बगल वाला जो मिरर होता है, उसमें किसका इस्तेमाल होता है, तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है। आइए सवाल नंबर 29 देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ए में दिया है धनात्मक, बी में दिया है ऋणात्मक, सी में दिया है ए और बी दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण कौन सा है, तो अवतल दर्पण है। और फोकस दूरी पूछ रहा है कि होता क्या है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 30वां सवाल देखते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ए में दिया है अवतल, बी में दिया है समतल, सी में दिया है उत्तल और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, हमेशा छोटा। कैसा बनेगा, हमेशा छोटा। तो बनता है उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर सी होगा। मतलब उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होगा, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आइए 31वां सवाल में। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ए में दिया है कम, बी में दिया है ज्यादा, सी में दिया है समान और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निर्वात क्या होता है, खाली जगह। खाली जगह मतलब क्या होगा, उसमें कुछ नहीं है। जैसे अभी हमको देख रहे हैं ना, तो यहाँ हम है ना, अभी यहाँ हवा भरा हुआ है और हर जगह हवा मौजूद रहता है। लेकिन एक ऐसा भी जगह है जहाँ हवा भी नहीं हो, कुछ नहीं हो, वह निर्वात होता है। निर्वात में क्या है ना कि प्रकाश की चाल और तेज होता है, हवा में उससे थोड़ा सा कम होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 32वां सवाल है। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाने में प्रदर्शित होता है। ए में परावर्तन, बी में वर्ण विक्षेपण, सी में प्रकीर्णन और डी में अपवर्तन। तो दोस्तों तारे जो टिमटिमाते हैं ना, वो क्यों टिमटिमाते हैं, उसकी वजह यह है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल में क्या है, अपवर्तन होता है। इसलिए तारा हमको कैसे दिखाई देता है, टिमटिमाता दिखाई देता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 का हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। तारे टिमटिमाते हैं, अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। आइए 33 नंबर सवाल में। अवस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। ए में विविधता, बी में अंकुरन, सी में प्यूबर्टी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 33 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो क्या है, प्यूबर्टी कहलाता है। इसलिए 33 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 34 में। निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। ए में दिया है डायफ्राम, बी में दिया है कंडोम, सी में दिया है कॉपर टी एवं लूप, डी में दिया है इनमें से सभी। तो दोस्तों परिवार नियोजन में उपयुक्त साधन क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आइए सवाल नंबर 35 को देखते हैं। एंटाविज्म का क्या अर्थ है। ए में दिया है संतति में जनकों के गुण का आना, बी में दिया है संतति में जनकों के गुणों का नहीं आना, सी में दिया है संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है। मतलब जो बच्चा जन्म लेता है ना, उसमें माता पिता का गुण नहीं होता है, लेकिन उसके पूर्वज दादा परदादा नानी परनानी उसका गुण उसके अंदर आ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं एंटाविज्म कहते हैं। तो दोस्तों 36वां सवाल है। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। ए में क्या दिया है, फेनोटाइप, बी में क्या दिया है, जीनोटाइप, सी में क्या दिया है, आनुवंशिकता, और डी में क्या दिया है, विविधता। तो क्या पूछ रहा है, जीनी संरचना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीनोटाइप। 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 में क्या कह रहा है, प्राकृतिक
चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। ए में क्या दिया है? मेंडलवाद। बी में क्या दिया है? लामार्कवाद। और सी में क्या दिया है? सूक्ष्म विकास। और डी में क्या दिया है? डार्विनवाद। तो दोस्तों क्या है? प्राकृतिक चयन। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? तो डार्विन में दिया है। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का जनक किसे कहते हैं? पिता किसे कहते हैं? तो डार्विन के कहते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको बताना है कमेंट करके कि मेंडल किसका जनक है। आइए 38वां सवाल देखते हैं। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। ए में क्या दिया है? CFC। बी में क्या दिया है? ADP। सी में क्या दिया है? ATP। और डी में क्या दिया है? DDT। तो दोस्तों जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है DDT। DDT है क्या? तो ये एक अस्थायी कीटनाशक है। तो ये क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर डी। आइए 39वां सवाल देखते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। ए में क्या दिया है? अपघटक। बी में क्या दिया है? सर्वाहारी। सी में क्या दिया है? मांसाहारी। डी में क्या दिया है? शाकाहारी। तो प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक क्या होता है? तो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, हरे पौधे जो होते हैं वह उत्पादक होता है और उसको जो खाता है ना वही प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो हरा पेड़ पौधा कौन खाता है? बकरी खाता है, गाय खाता है, भैंस खाता है। तो ये सब के सब क्या है? शाकाहारी है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होगा? शाकाहारी कहलाता है। आइए सवाल नंबर 40 को। CFC का व्यापक उपयोग होता है। क्या दिया है? जेट इंजनों में। बी में क्या दिया है? रेफ्रिजरेटरों में। सी में क्या दिया है? एयर कंडीशनरों में। डी में क्या दिया है? इनमें से सभी। तो CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और ये क्या करता है? तो ये ओजोन परत को छेद करता है, छिद्र करता है। तो ये किससे निकलता है दोस्तों? आप ध्यान दीजिए, जेट इंजन जो हवाई जहाज से उड़ता है ना, वो सब कुछ जो धुआं देता है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। रेफ्रिजरेटर, हमारे घर में जो फ्रिज लगा हुआ है वहां से भी क्या होता है दोस्तों? तो वहां से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। और एयर कंडीशन जो AC वगैरह हम लोग लगाते हैं ना, तो वो भी क्या करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन देता है, जो ओजोन और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। इसलिए 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी 40 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। आपने देख लिया 1 से लेकर 40 तक का सवाल, इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसे आप अच्छे से देखिए और समझिए। कभी कभी ये सवाल रिपीट भी करता है और इस तरह सवाल पूछता भी है। और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। 1 से 40 के बीच कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।